Hello everyone, welcome to your history class. Today we'll start 15th chapter of 12th history, framing the constitution, the beginning of a new era. हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम होना, किस तरह से हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन? फर्स्टली विल डिस्कस इट. द कॉन्स्टिट्यूशन इज अ सेट ऑफ रूल्स एंड लॉज. कॉन्स्टिट्यूशन जो है रूल्स और लॉज का सेट होता है. हर एक कंट्री का अपना अलग से कॉन्स्टिट्यूशन होता है और उस कंट्री के मेंबर्स को, उस कंट्री के सिटीजन्स को उस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही वर्क करना होता है. कॉन्स्टिट्यूशन में हर एक मेंबर के, हर एक सिटीजन के राइट्स लिखे हुए होते हैं, उसके लिए रूल्स लिखे हुए होते हैं कि उन रूल्स को उन्हें फॉलो करना है, कौन कौन से राइट्स दिए जाएंगे. तो हमारी कंट्री में भी ऐसे ही है. हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि हमारे पास कौन से राइट्स हैं, किन रूल्स का हमें फॉलो करना है, कौन कौन से हमारे अंदर एथिक्स होने चाहिए, कौन कौन से एटिकेट्स होने चाहिए. वो सारी की सारी चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन्वॉल्व की गई हैं. ओके, सो हमारी कंट्री का ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये किस तरह से बनाया गया, किस तरह से इसकी शुरुआत हुई. और ये टाइम पीरियड पर हमारे लिए एक नए युग का टाइम पीरियड था. नए युग का टाइम पीरियड क्यों था? इस टाइम पीरियड पर हमें आज़ादी मिली थी और इसीलिए ये हमारे लिए एक नए युग की शुरुआत भी थी. हम अपनी कंट्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन लिखने जा रहे थे. हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हम किसको फॉलो कर रहे थे? कॉलोनियल रूल को फॉलो कर रहे थे. लेकिन अब हमारी कंट्री के खुद के रूल्स और हमारी कंट्री का खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनने जा रहा था. इसीलिए हमारे लिए ये एक न्यू एरा की स्टार्टिंग थी. ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ना कि किस तरह से उसको बनाया गया, किस तरह से उसमें रूल्स, लॉज, ये सारी चीज़ें जो हैं इन्वॉल्व की गई, ड्राफ्ट की गई थी. ओके, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो 26 जनवरी 1950 को इफेक्ट में आया था. ये वर्ल्ड का सबसे लंबा कॉन्स्टिट्यूशन है. अगर किसी को उसकी लेंथ और कॉम्प्लेक्सिटी को समझना है तो उसके लिए उसे हमारी कंट्री के साइज और डाइवर्सिटी को समझना होगा कि हमारी कंट्री का साइज कितना है 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर. ओके, और डाइवर्सिटी भी बहुत जगह है. मीन्स अलग अलग कास्ट, क्रीड, रिलीजियस को मानने वाले लोग रहते हैं. सो जब कोई हमारी कंट्री के साइज और डाइवर्सिटी को समझ जाएगा तो उसे हमारी जो कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी और उसके लेंथ को समझने में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी. इंडिपेंडेंस के टाइम पीरियड पर हमारी कंट्री सिर्फ लार्ज और डाइवर्स ही नहीं थी बल्कि ये टू पार्ट्स में डिवाइडेड भी थी. सो उस टाइम पीरियड पर कंट्री के लिए जब कॉन्स्टिट्यूशन को डिज़ाइन किया गया तो ये ध्यान में रखा गया था कि किस तरह से हमारी कंट्री को टुगेदर किया जाएगा, ये हमारी कंट्री को आगे कैसे लेकर जाएगा और किस तरह से इलेबोरेट किए जाएंगे नेसेसरी चीज़ें जो भी हैं, किस तरह से उन्हें इलेबोरेट किया जाएगा. इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए बहुत ही केयरफुली वर्कआउट इसके ऊपर किया गया था और फिर जो है इस डॉक्यूमेंट्स को ड्राफ्ट किया गया था. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दो चीज़ें हमारे लिए की. एक तो हमारे जो पास्ट और प्रेजेंट के वुंड्स थे उन्हें हील किया. पास्ट और प्रेजेंट, पास्ट में हमारे वुंड्स क्या थे? हमारे ऊपर कॉलोनियल रूल था और उन्हीं के अकॉर्डिंग हम वर्क कर रहे थे और उन्होंने हमारी कंट्री को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दिया था. प्रेजेंट मतलब जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन लिखा जा रहा था उस टाइम पीरियड पर भी हमारी कंट्री में बहुत बुरी तरीके से सारी चीज़ें हो रही थी क्योंकि उस टाइम पीरियड पर हमारी कंट्री टू पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी. भारत और पाकिस्तान, हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे को मार रहे थे. सो कॉन्स्टिट्यूशन ने जो पहला वर्क किया वो ये था कि हमारे पास्ट और प्रेजेंट के जो भी वुंड्स थे उन्हें हील किया. फिर जो है हमारी कंट्री में रहने वाले अलग अलग क्लासेस, कास्ट और कम्युनिटीज़ के लोग थे उन सबको इकट्ठा एक पॉलिटिकल सिस्टम के अंदर लेकर आए. दूसरा चीज़ जो थी उसने हमारे डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन को नर्चर किया. हमारी कंट्री एक डेमोक्रेटिक कंट्री है ना, तो उसको नर्चर करने में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हेल्प की. ओके, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया फ्रेम्ड बिटवीन दिसंबर 1946 टू नवंबर 1949. ये जो है 9 दिसंबर 1946 को बनाना स्टार्ट किया गया था और नवंबर 26 1949 में बनकर तैयार हो गया था. मीन्स पूरा इसको बनाने में 2 ईयर 11 मंथ्स और 18 डेज लगे थे. ऑलमोस्ट 3 ईयर्स सिर्फ 12 डेज को छोड़कर. सो उस टाइम पीरियड पर असेंबली में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी, असेंबली के 11 सेशंस हुए थे, 165 मीटिंग्स हुई थी. इन 165 मीटिंग्स के दौरान इसे बार बार रिवाइज और रिफाइन किया जाता था. सपोज रिवाइज और रिफाइन किस तरह से किया जाता था? सपोज एक एग्जांपल अगर हम अपनी लैंग्वेज का ही लेते हैं, सबसे पहले हमारी लैंग्वेज को सिलेक्ट किया गया था कि हिंदवी हमारी लैंग्वेज होगी. हिंदवी में बहुत सारे वर्ड्स उर्दू के थे तो बहुत सारे ऐसे लोग थे जो उर्दू को नहीं जानते थे, तो इसीलिए लोगों के ने उसको क्रिटिसाइज किया, बहुत सारी डिबेट्स हुई, डिस्कशन हुए, तो उसको दोबारा से रिवाइज किया गया. फिर ये रिवाइज किया गया कि भाई हाँ,
हिंदी हर जगह लागू की जाएगी, लेकिन हिंदी को लागू करने के बाद हमारी कंट्री में रहने वाले जो साउथ में रहने वाले लोग हैं उनके लिए प्रॉब्लम थी, क्योंकि वो तो हिंदी जानते ही नहीं थे। एट लास्ट डिसाइड किया गया कि हमारी ऑफिशियल लैंग्वेजेस दोनों ही होंगी, हिंदी और इंग्लिश, और रीजनल लैंग्वेज जो कोई बोलना चाहे वो जो है बोल सकता है, लेकिन हमारी नेशन की लैंग्वेज हिंदी होगी। सो इस तरह से हर एक चीज़ को डिस्कस किया जाता था। डिस्कशन के बाद इन मीटिंग्स में हर एक चीज़ को रिवाइज किया गया, रिफाइन किया गया। रिवाइज और रिफाइन करने के बाद ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया था। ओके, एट ट्यूमेटिलियस टाइम, ट्यूमेटिलियस टाइम मीन्स उथल पुथल का टाइम। जब हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तो हमारी कंट्री में बहुत ज़्यादा उथल पुथल थी। उथल पुथल कैसे थी? इस टाइम पीरियड पर हमारी कंट्री का कॉन्स्टिट्यूशन तो बन रहा था, हमें आज़ादी भी मिल गई थी 15 अगस्त 1947 को, लेकिन इसके साथ ही जो है बहुत बुरा टाइम पीरियड भी था, क्योंकि इस टाइम पीरियड पर हमारी कंट्री 2 पार्ट्स में डिवाइड हो गई थी। 2 पार्ट्स में डिवाइड होने के बाद लोग जो है एक दूसरे को मार रहे थे। वो यादें अभी तक लोगों के माइंड में ही थी। 1942 में जो क्विट इंडिया मूवमेंट चलाया गया था, ये एक बहुत बड़े स्केल पर बहुत वाइड स्प्रेड पॉपुलर मूवमेंट था ब्रिटिश राज के खिलाफ। इसमें बहुत सारे लोगों ने जो है पार्टिसिपेट किया था, मिलियंस ऑफ लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। 1000 ऑफ लोगों को जो है जेल में डाल दिया गया था, नियर अबाउट 60,000 लोगों को जेल में डाला गया था, उनके साथ हार्श ट्रीटमेंट किया गया था। वो सारी चीज़ें भी लोगों को माइंड में अभी तक भी जो है लाइव थी, मीन्स उनको भूले नहीं थे। सुभाष चंद्र बोस ने किस तरह से फॉरेन एड्स को यूज़ करके हमारे लिए फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट किया, वो चीज़ें भी नहीं भूली गई थी। उसके साथ साथ 1946 में रॉयल इंडियन नेवी इन बॉम्बे में जो कुछ हुआ, बॉम्बे में जो रॉयल इंडियन नेवी के साथ जो कुछ हुआ उसे भी नहीं भूले थे। क्या हुआ था रॉयल इंडियन नेवी के साथ? एक्चुअली बॉम्बे में रहने वाले जो नेवी के लोग थे, क्योंकि बॉम्बे जितने भी हमारे कोस्टल एरियाज हैं वहीं पर है ना नेवी, तो सो बॉम्बे में नेवी के जो ऑफिसर्स थे, जो जिसमें इंडियन ऑफिसर्स थे, उनके साथ बहुत बुरा ट्रीटमेंट किया जाता था। जितनी भी बड़ी बड़ी पोस्ट थी वो सारी ब्रिटिशर्स को दी जाती थी, और इंडियंस जो थे उन्हें छोटी पोस्ट दी जाती थी। उनके साथ ट्रीटमेंट भी बहुत बुरा किया जाता था, गालियाँ भी दी जाती थी। तो इसके खिलाफ बॉम्बे के नेवी के जो ऑफिसर्स थे, जो भी वहाँ पर सैनिक थे, उन सब ने सरकार के खिलाफ, ब्रिटिश रूल के खिलाफ जो है एक प्रोटेस्ट छेड़ दिया था। प्रोटेस्ट में बहुत सारे इन सिपॉइस ने पार्टिसिपेट किया था। सिपॉइस के साथ साथ जो ऑर्डिनरी लोग थे उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर बहुत सारी स्ट्राइक्स भी की गई, लेकिन ये 18 फरवरी को स्टार्ट हुआ था, 18 फरवरी 1946 को। लेकिन 22 फरवरी 1946 में सरकार ने इनके ऊपर गोलियां चला दी। जब गोलियां चलाई तो 300 लोग इसमें मारे गए थे, 1700 लोग इसमें जो है घायल हो गए थे, और इसके तुरंत बाद जो है ये पूरी तरह से बंद हो गया था। हालांकि ये बहुत लंबे टाइम तक नहीं चला, सिर्फ 4 और 5 डेज के लिए चला था, इसीलिए हम इसको कहीं पर ज़्यादा पढ़ते भी नहीं है। आई थिंक नहीं पढ़ा होगा आपने, इसको ज़्यादा बड़े स्केल पर दिखाया भी नहीं जाता है। इसी रीज़न यही है क्योंकि बहुत थोड़े से टाइम पीरियड के लिए चला था। सो जो रॉयल इंडियन नेवी के सैनिकों के साथ जो हुआ था उसकी यादें भी लोगों के माइंड में अभी तक ताज़ा थी। 1940s में लोग जो है एक जो वर्कर्स और पीजेंट्स हैं वो कंट्री के अलग अलग पार्ट्स में प्रोटेस्ट कर रहे थे अपने अपने राइट्स के लिए। तो ये सारी चीज़ें लोगों के माइंड में अभी तक चल रही थी। इसके साथ साथ एक और चीज़ थी, वो थी हिंदू और मुस्लिम्स की यूनिटी को बनाए रखना। इस टाइम पीरियड पर हिंदू और मुस्लिम्स 2 पार्ट्स हो गए थे। कोलकाता में तो इवन ब्लडी जो रियॉट्स थे वो भी स्टार्ट हो गए थे। मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नेताओं ने बहुत सारी मीटिंग्स की कि भाई हाँ, ये जो रिलीजियस जो चल रहा है, आपस में भेदभाव जो चल रहा है, इसमें सोशल हार्मनी लेकर आए, लेकिन ये सारी की सारी मीटिंग्स फेल हो गई थी। ओके, और जो ग्रेट कोलकाता किलिंग थी अगस्त 1946 में स्टार्ट हुई, उसकी यादें भी लोगों के माइंड में अभी तक भी ताज़ा थी, जो हमने अपने 13th चैप्टर में पढ़ी थी ना। कोलकाता में स्टार्ट हुई थी, उसके बाद बंगाल, बिहार और पंजाब के विलेजेस तक जा पहुंची थी। ठीक है, अब यहाँ पर हमारी कंट्री का पार्टीशन हो गया था। हालांकि 1947 को हमारी कंट्री को आज़ादी मिल गई थी, हमारे लिए जॉय होप का दिन था, लेकिन बहुत सारी अनफॉरगेटेबल चीज़ें ऐसी थी जिसको लोग अभी तक भी भूले नहीं थे। ये सारी चीज़ें जो है लोग जो है फेस कर रहे थे। ओके, इसके साथ साथ एक और यहाँ पर सीरियस इशू था। वो सीरियस इशू क्या था? इस टाइम पीरियड पर हमारी कंट्री में जो है प्रिंसली स्टेट्स का राज था। प्रिंसली स्टेट मीन्स उस टाइम पीरियड पर हमारी कंट्री में 565
प्रिंसली स्टेट्स का राज था, 1/3 हमारी कंट्री का जो पार्ट था उस पर प्रिंसली स्टेट्स थे। अब प्रिंसली स्टेट्स क्या सोच रहे थे, ये जो नवाब और महाराजाज थे ये क्या सोच रहे थे कि जिस तरह से ब्रिटिश रूल आने से पहले अलग अलग किंग अलग अलग एरिया पर रूल करते थे, तो सेम वैसे ही रूल अब इनका ब्रिटिश राज के जाने के बाद वही वाला पुराना वाला रूल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन ये तो पॉसिबल नहीं था। जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के मेंबर्स थे वो पूरी कंट्री को यूनाइट करना चाहते थे, एक कंट्री के लिए एक ही कॉन्स्टिट्यूशन लिखना चाहते थे। तो इन प्रिंसली स्टेट्स को इकट्ठा लाना भी ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स थी उस टाइम पीरियड पर, क्योंकि ये क्या चाहते थे, इनकी क्या एम्बिशंस थी कि भाई उसी तरह से जिस तरह से हम पहले रूल कर रहे थे उसी तरह से अभी भी करते रहें। तो जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को बनाया गया था, इन सब सारी चीज़ों के ऊपर डिस्कशन होता था, डिबेट्स होती थी, बार बार होती रहती थी और बार बार चीज़ों को रिवाइज किया जाता था, रिफाइन किया जाता था। द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को किस तरह से बनाया गया। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके लिए किसी टाइप का कोई इलेक्शन नहीं हुआ था, मीन्स कोई यूनिवर्सल फ्रेंचाइजेस के बेस पर उनको इलेक्ट नहीं किया गया था। 1945 और 46 में जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हुए थे उस इलेक्शंस के जितने भी लीडर्स थे उन्हीं को असेंबली में एज अ रिप्रेजेंटेटिव्स चुना गया था। 46 में हमने अपने 13 चैप्टर में रीड आउट किया था ना कि 46 में इलेक्शंस हुए थे और उस इलेक्शंस में, उन इलेक्शंस में कांग्रेस को भारी जीत मिली थी। हालांकि जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन थी वहां पर मुस्लिम लीग को भी जीत मिली थी, लेकिन ज़्यादा मोस्टली एरियाज में किसको, कांग्रेस को ही जीत मिली थी। तो इसीलिए असेंबली के जो मोस्टली मेंबर्स थे वो कौन थे, कांग्रेस वाले ही थे, कांग्रेस से ही थे। सो इसीलिए जो मुस्लिम असेंबली के जो मेंबर्स बने उनमें से मुस्लिम लीग के जितने भी नेता थे उन्होंने असेंबली को मानने से मना कर दिया था। ओके, और उन्होंने अपने लिए एक अलग से सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की डिमांड रखी, दैट वाज पाकिस्तान। और दूसरे जो सोशलिस्ट मेंबर्स थे, सोशलिस्ट ग्रुप के जो मेंबर थे वो भी इनिशियली अनविलिंग टू ज्वाइन, जो असेंबली को ज्वाइन नहीं करना चाह रहे थे, बट क्योंकि उनको लग रहा था कि ये जो असेंबली है वो ब्रिटिशर्स के द्वारा क्रिएट की गई है, सो इसीलिए 82% जो मेंबर्स थे वो किसके मेंबर्स थे, कांग्रेस के ही मेंबर्स थे। तो कांग्रेस पार्टी ही असेंबली को डोमिनेट कर रही थी, यहीं पर कांग्रेस पार्टी के ही सबसे ज़्यादा मेंबर्स थे। इसके साथ साथ कांग्रेस पार्टी के मेंबर्स भी एक ओपिनियन पर नहीं थे, जैसे कि हमने 13th चैप्टर में भी देखा था कि नेहरू और राजेंद्र प्रसाद जी के बीच में आपस में डिस्प्यूट होता रहता था और गांधी जी उनके डिस्प्यूट को रिजॉल्व करते रहते थे। सो वो भी जो है एक ओपिनियन के नहीं थे, अलग अलग इश्यूज पर अलग अलग ओपिनियन रखते थे। जैसे कि कुछ मेंबर थे जो सोशलिज्म को मानते थे, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो कि लैंडलॉर्डिज्म के डिफेंडर्स थे, कुछ मेंबर्स ऐसे थे जो कम्युनल पार्टी से क्लोज रखते थे, कुछ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा सेकुलर थे। सो अलग अलग ओपिनियंस को मानने वाले लोग यहाँ पर थे। सो जिस तरह से नेशनल मूवमेंट के टाइम पर इन ओपिनियन को आपस में नेगोशिएट किया जाता था, सेम उसी तरीके से अभी भी किया गया। इन मेंबर्स को इकट्ठा लाया गया और सेम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फॉर्म किया गया था। ओके, जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिस्कशन होता था उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता था। किस तरह से, मतलब जो भी कुछ डिस्कस हुआ उसे न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया जाता था, न्यूज़पेपर में प्रिंट होने के बाद वो जनता तक जाता था। अब जनता उसके ऊपर क्रिटिसाइज करती थी। जैसे सपोज लैंग्वेज को ही लेकर हम अगर डिस्कस करें तो लैंग्वेज, अलग अलग लैंग्वेज को बोलने वाले लोग थे, सभी लोग यही चाहते थे कि भाई हाँ मेरी लैंग्वेज को ऊपर रखा जाए, मेरी लैंग्वेज को, हमारी लैंग्वेज को ऊपर रखा जाए। तो इस तरह लैंग्वेज को लेकर लोग जो है क्रिटिसाइज करते थे, बार बार जो है इसको रिवाइज किया गया, रिफाइन किया गया। इसी तरह से अलग अलग रिलीजियंस को मानने वाले लोग, माइनॉरिटीज चाहते थे कि हमारे रिलीजन्स को ऊपर रखा जाए या फिर हमें अलग से एरिया दे दिया जाए जहाँ पर हम एक ही रिलीजन के लोग एक जगह पर रहें और वहीं पर हमारा चुनाव हो, हमारे लिए सब कुछ अलग कर दिया जाए। ठीक है, सो इस तरह से रिलीजन्स को लेकर भी क्रिटिसाइज लोगों के बीच में होता रहता था। जो भी क्रिटिसिज्म लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में होता था, उस सारे क्रिटिसिज्म को फिर असेंबली में डिस्कस किया जाता था और जब असेंबली में डिस्कस होता था तो बार बार इनके ऊपर डिबेट्स होती ही रहती थी। सो असेंबली में जो भी कुछ डिस्कस होता था उसके ऊपर पब्लिक ओपिनियंस भी बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करते थे। द डोमिनेंट वॉइसेस, डोमिनेंट मीन्स जो मेन वॉइसेस थी असेंबली में। टोटल जो है 300 मेंबर्स थे, एक्चुअली टोटल 300 नहीं थे, वो 299 की उनके काउंटिंग थी। एक राउंड फिगर बनाने के लिए आई थिंक 300 यहाँ पर लिखा गया है, 299 ही उनकी काउंटिंग थी। स्टार्टिंग में असेंबली में जो टोटल मेंबर थे वो थे 398 मेंबर्स में से जो 99 मेंबर्स थे वो थे मुस्लिम लीग के मेंबर्स,
जब उन्हें लगा कि भाई हाँ हम कम संख्या में हैं, यहाँ पर कांग्रेस ज़्यादा है, तो 99 जो मुस्लिम लीग के मेंबर्स थे वो असेंबली से हट गए थे और उसके बाद उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करना शुरू कर दी थी। तो उसके बाद असेंबली में 299 मेंबर्स रह गए थे। ओके, जो 299 मेंबर्स थे उनमें से 6 मेंबर्स की मेन जो है डोमिनेंट वॉइसेस थी, मेन रोल प्ले किया था, वाइटल रोल प्ले किया था। और ये 6 मेंबर्स थे जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, BR अम्बेडकर, गुजरात के मुंशी जो कि एक लॉयर थे, और मद्रास के अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। ठीक है, ये 6 मेन वॉइसेस थी। किस तरह से थी, उन्होंने क्या क्या वर्क किया, किस तरह से इन्होंने ये मेन इंपॉर्टेंट पार्ट इन्होंने प्ले किया था यहाँ पर। जवाहरलाल नेहरू ही ऐसे पर्सन थे जिन्होंने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दिया था। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन का मीनिंग क्या है कि भाई असेंबली के एम्स क्या हैं, कौन कौन से एम्स हैं और किस तरह से उनके ऊपर हमें वर्क करना चाहिए, ये ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन नेहरू के द्वारा दिए गए थे। इसके साथ साथ उन्होंने नेशनल फ्लैग का रेजोल्यूशन भी दिया था कि किस तरह का हमारा नेशनल फ्लैग होना चाहिए। हमारा नेशनल फ्लैग हॉरिजॉन्टल ट्राइकलर होना चाहिए जिसमें सैफरन, व्हाइट और डार्क ग्रीन इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए। उसके साथ साथ व्हाइट में नेवी ब्लू कलर के सेंटर में बीच में एक व्हील होना चाहिए। ठीक है, और ये व्हील क्या करेगा, हमारे हार्ड वर्क को शो करेगा। ठीक है, सो इस तरह से ये चीजें जो है नेहरू जी के द्वारा की गई थी। दूसरी तरफ अगर हम पटेल की बात करें, पटेल बिहाइंड द सीन्स काम कर रहे थे। बिहाइंड द सीन्स कैसे, जो भी सेवरल रिपोर्ट्स आ रही थी उन सभी को रिकंसाइल कर रहे थे, इकट्ठा कर रहे थे, और उसके बारे में अलग अलग व्यूज जो दिए जा रहे थे उन सबको भी इकट्ठा कर रहे थे, और उन व्यूज को ध्यान से देखते थे, और किस व्यू पे हमें वर्क करना चाहिए, किस व्यू पे डिबेट और डिस्कस करना चाहिए, वो सारी चीजें काम करना भी किनका, पटेल का ही वर्क था। उसके बाद राजेंद्र प्रसाद जो है एज ए प्रेसिडेंट ऑफ असेंबली वर्क कर रहे थे। वो किस चीज का ध्यान रखते थे कि हर एक मेंबर को, असेंबली का जो भी मेंबर है, ही हैड अ चांस ऑफ टू स्पीक, उसे बोलने का मौका मिले, ये मेक श्योर करते थे राजेंद्र प्रसाद जी। सो ये 3 मेंबर्स इस तरह से वर्क करते थे। इन 3 मेंबर्स के बिसाइड दिस कांग्रेस ट्रियो मीन्स 3 मेंबर्स, इन कांग्रेस के इन 3 मेंबर्स के अलावा इंपॉर्टेंट मेंबर्स जो थे असेंबली के, वो थे एक लॉयर और इकोनॉमिस्ट, दैट आर भीमराव अंबेडकर, BR अम्बेडकर। ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड पर हालांकि BR अम्बेडकर जो है कांग्रेस के पॉलिटिकल ओपोनेंट थे, लेकिन महात्मा गांधी जी ने इंडिपेंडेंस मिलने के बाद उन्होंने यूनियन कैबिनेट के एज अ लॉ मिनिस्टर ज्वाइन करने के लिए मना लिया था, और उनकी इन्हीं कैपेसिटी के हिसाब से उन्हें ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन चुना गया था। ठीक है, जो कॉन्स्टिट्यूशन की ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसका चेयरमैन चुना गया था। इसके साथ उनके जो 2 लॉयर साथी थे, KM मुंशी फ्रॉम गुजरात, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर फ्रॉम मद्रास, इन दोनों ने भी एक क्रूशियल रोल प्ले किया था ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में। ओके, ये 6 मेंबर्स थे जिन्होंने एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने में। इसके साथ साथ कुछ और भी मेंबर्स थे, 2 सिविल सर्वेंट्स थे। 1 वाज BN राय, कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन एडवाइजर थे कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या रखना चाहिए उसको एडवाइज कर रहे थे। ठीक है, उसके बारे में एडवाइज कर रहे थे, दैट वाज BN राव। इन नेम्स को अच्छी तरह से याद रखना है, इनके वर्क भी याद रखना है कि कौन कौन से काम को कौन कौन लोग कर रहे थे। ठीक है, एक तो ये थे। दूसरे थे जो हमारे जो कमेटी के चीफ ड्राफ्ट्समैन थे, SN मुखर्जी ने क्या किया था, अलग अलग कंट्रीज के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन थे उन कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान से समझा, और उन सभी में जो भी बातें अच्छी थी उसके ऊपर वर्क किया, और इस तरह से जो बातें सही थी उन्हें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी इन्वॉल्व करने का काम किया था SN मुखर्जी ने। अम्बेडकर himself had the responsibility of guiding the draft constitution through the assembly। अम्बेडकर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि वो असेंबली को गाइड करते रहे। दिस टुक 3 years इन ऑल, और इसको जो है बनाने में 3 years लगे। हालांकि एक बहुत लंबा टाइम पीरियड था, लेकिन इंटरेस्टिंग भी था। इंटरेस्टिंग कैसे था कि जो भी असेंबली में डिस्कस किया जाता था, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते थे, जो भी आइडियाज होते थे, उन सब को जो है किसमें, न्यूज़पेपर में प्रिंट कर दिया जाता था। न्यूज़पेपर में प्रिंट होने के बाद लोग अपने ओपिनियन देते थे, उन ओपिनियंस के ऊपर जो है डिस्कस किया जाता था, और उसी डिस्कशन के आधार पर ये देखा जाता था कि हमारी कंट्री का जो
पॉलिटिकल व्यू होगा वो कैसा होगा, कौन सी लैंग्वेज इंडियंस को बोलनी चाहिए, कौन सी नहीं बोलनी चाहिए, किस पॉलिटिकल सिस्टम और इकोनॉमिक सिस्टम को नेशन को फॉलो करना चाहिए, कौन सा नहीं करना चाहिए, किस टाइप के मॉरल वैल्यूज सिटीजन्स के होने चाहिए, उन्हें कौन से अपहोल्ड करने चाहिए और कौन से डिजॉल्व करने चाहिए, मीन्स कौन से मॉरल वैल्यूज को अपनाना चाहिए और कौन से मॉरल वैल्यूज को अपनाना नहीं, कौन सी वैल्यूज को अपनाना नहीं चाहिए, इन सभी क्वेश्चंस के ऊपर डिस्कस किया जाता था। और जब डिस्कशन होता था तो एक इंटरेस्टिंग वे भी होता था। हालांकि इसको बनाने में बहुत लंबा टाइम पीरियड लगा, ऑलमोस्ट 3 years, एक्सेप्ट 12 days को कम कर दिया जाए तो ऑलमोस्ट 3 years जो है हमारी कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन में बनाने में लगे थे। बट ये इंटरेस्टिंग भी था। और जब कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम किया गया तो ये भी देखा गया कि हर एक किसी को जो है राइट, इक्वल राइट्स मिल सके, किसी लैंग्वेज को जो है नीचे नहीं दबाया गया था, मीन्स हर एक चीज़ को इक्वली ट्रीट किया गया था यहाँ पर। और किस तरह से क्या किया गया वो सारी चीज़ें हम अपने आने वाले नेक्स्ट पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं तक करने वाले हैं। आई होप यहाँ तक का जितना भी मैटर हमने रीड आउट किया है वो सभी आपको क्लियर हुआ होगा। टेल मी इन कमेंट सेक्शन। Please like and share my videos and subscribe my channel for new updates. Thank you. Bye bye. Keep learning.